तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेब ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स अपना काम हो चुका था, वेब ऑप्टिक्स। तो जैसा कि हमने रे ऑप्टिक्स में भी पहले हमने थोड़ा सा बेसिक थ्योरी दिया था, तो उसमें बताया था कि लाइट जो होते हैं अपना ड्यूअल नेचर के होते हैं। ऐसे ही फिर से थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, 2-3-4 पॉइंट्स मैंने लिखा। वेरियस थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी दिए गए। अच्छा, थोड़ा सा मैं बहुत दिन बाद पेंटल से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ, येलो ही ले लेता हूँ, थोड़ा सेटिंग बिठा लेता हूँ। फिर लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है, किधर गया भाई? कलर बदल के देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो जैसे कि कॉर्पस्कुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया 1675 में। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई सॉरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिन्होंने तो ये थ्योरी मतलब इसका नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है जी, इसे न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तो पता है तुम्हें। तो वो जो बात बोलेंगे तो उसको तो कोई गलत नहीं मानेगा, तो पूरा दुनिया ने उसको स्वीकारा। 1675 में उन्होंने थ्योरी दिया, उन्होंने बताया कि जो लाइट जो होते हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। उसके बाद इस थ्योरी को मॉडिफाई किया हाइजेंस ने। ठीक है, और ये 1673 नहीं, उसके बाद हुआ, ये 8 है। ठीक है, ये जो है 1678 होगा। 1678 ने जो हाइजेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेब थ्योरी दिया। ठीक है, वेब थ्योरी दिया, पर दुनिया इसको मतलब वैसे ही बोल दिया, और उसने बाकी सबने सुन लिया। ठीक है, और बाकी उसको उस पे बेस्ड वो कोई खास प्रूफ, कोई पुख्ता ये नहीं दे पाए थे। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल जी आए 200 लगभग 200 साल बाद, 1678 से समय बीत गया 1873, तो 73 मतलब करीब 195 साल बाद। ठीक है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का बताया, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का बताया, बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनका उसको इसने प्रूफ करके भी दिया, जैसे 4 इक्वेशन जो पढ़े थे हम, याद है या नहीं? ये चूक 4 इक्वेशन पढ़े थे ना मैक्सवेल के, तो इन्होंने उसको मतलब बता के दिया कि भाई ये वेव है, तब जाके जो हाइजेंस का बात था इसको एक पुख्ता सबूत मिल गया। ठीक है, और मान लिया गया कि भाई ये अब पूरी तरह से मतलब वेव है। ठीक है, उसके बाद प्लैंक्स आए। प्लैंक्स ने 1905 में 1905 में बताया कि भाई जो प्लैंक्स थ्योरी जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में। ठीक है, प्लैंक्स को नहीं, आइंस्टीन को मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में इसके लिए मतलब नोबेल प्राइज मिला था। इस थ्योरी को उन्होंने प्रूव किया सही से। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि भाई लाइट जो होता है ट्रेवल करता है एक स्मॉल पैकेट की तरह, मतलब स्मॉल छोटे छोटे पैकेट होते हैं और ये ट्रेवल करता है, और उस पैकेट को फोटोन बोलते हैं। ठीक है, लाइट जो होता है ट्रेवल्स करता है एक स्मॉल पैकेट के रूप में, और उन पैकेट को फोटोन बोलते हैं। और ये बात उन्होंने मतलब प्लैंक्स ने बताया। यहाँ तक रुक जाओ, हाँ यहाँ तक रुक जाओ, प्लैंक्स ने बताया। इसके बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू प्रूफ किया। ठीक है, और उसी के लिए उसको 1921 में प्लैंक्स को नहीं मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो इससे ये साबित हो गया कि ये वेव नेचर के। और जैसे कुछ फिनोमिना है, कुछ फिनोमिना जो है वो रे बेसिस पे चलता है, कुछ फिनोमिना वेव की तरह, जैसे कि हमने ऑप्टिक्स में बताया था, जो रे ऑप्टिक्स पढ़े थे उसमें। ठीक है ना, तो सारे के सारे वेब से भी नहीं चलते, सारे रे से नहीं, तो कहीं-कहीं पे हमें रे को लेके पढ़ना पड़ता है, कहीं-कहीं पे हमें वेव की तरह पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए लाइट रे को कोई एक ये नहीं, उसको बोला गया कि भाई ये जो होते हैं ये ड्यूअल नेचर के होते हैं। लाइट जो शो करता है अपना ड्यूअल नेचर शो करता है। तो ये बात आ गया समझ में अच्छे से? कौशल, इच्छुक, आशीष, ये हिस्ट्री था, बाकी आप जानते हैं इसका साइंस। कोई दिक्कत? हाँ बोल दो एक बार। यस सर। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, लिख तो नहीं पाओगे इतना जल्दी जल्दी, एक बार मतलब इसको लिख लेना अच्छे से। होगा तो मैं ये पूरा का पूरा स्लाइड तुम्हें शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, किसी और को मत भेजना, ये सेव करके इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? A wave front is defined as the continuous locus of the all such particle of the medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase
एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, सेम फेज में किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल होते हैं उनका जो ऑसिलेशन होता है उन्हीं को जो हम ट्रेस कर लेंगे तो उनका जो लोकस मिलेगा वो हमें वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, फिर से इसको पढ़ लो। ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase at any instant। सेम फेज मतलब कोई एक फेज में, जैसे मान लो कि अपना व्हाइट बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड जिस पे तुम स्लाइड्स देख रहे हो, इसको अगर फेज मान ले, ठीक है, तो उसी सेम फेज पे पार्टिकल तो चारों तरफ है, ठीक है, सारे डायमेंशन मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह पे पार्टिकल है, तो सेम फेज एक प्लेन टाइप का हम कह सकते हैं। किसी एक फेज में जितने भी पार्टिकल होंगे, ठीक है, उनका जो कंटिन्यूअस लोकस मिलेगा वो मिलेगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ में आया चूक? हाँ बोलो। सेकंड में भी ये लिखा हुआ है कि द लोकस ऑफ द ऑल सच पॉइंट्स द ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। इसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि सपोज करो कि तुम पानी में एक पत्थर फेंके, तो पानी में पत्थर फेंके तो क्या होगा, जैसे यहाँ का पानी मान लो, यहाँ पे तुमने पत्थर ड्रॉप किया, ये तालाब है, पानी से भरा हुआ है, इसमें पत्थर ड्रॉप किया तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा ऊपर होकर फिर नीचे की तरफ, मतलब ऐसे ऐसे टाइप से मूव करेगा, मतलब ऐसे, फिर से थोड़ा कम होकर ऐसे, फिर से ऐसे ऐसे, मतलब झटका टाइप का। समुद्र किनारे देखते हो लहर जो आता रहता है, थोड़ा उठ के आता है फिर शांत हो जाता है, फिर उठ के आता है थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ समझ लो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आवाज जा रहा है मेरा प्रॉपर या कट रहा है बीच में कनेक्शन? कौशल ठीक चल रहा है सर, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? आशीष समझ आ रहा है? आशीष यस सर। ये जो हमने बताया पानी में पत्थर फेंकने वाली बात, मतलब इसको हम रिलेट कर रहा हूँ वेव फ्रंट से, क्लियर हुआ आशीष? यस सर। ठीक है आशीष, तुम्हारा मैथ एग्जाम हो गया? यस सर हो गया। कितने मार्क्स का करके आए? क्या सर? कितने मार्क्स का सही से किए? सर वही लगभग 50 आसपास किए थे। 50 के आसपास किए, फिर तो कम किए भाई, और भी करना चाहिए था ना। हाँ सर, टाइम कम पड़ गया था। टाइम कम पड़ गया, यही तो होता है टाइम मैनेजमेंट। 10th में भी वही बात सिखा रहे थे, टाइम मैनेज करना सीखिए। घर पे प्रैक्टिस सेट दिया करिए, रुकिए मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट भेजूंगा। सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, खुद से टेस्ट देना है, खुद से कॉपी चेक करना है, ठीक है? ठीक है आशीष, टाइम मैनेज करना सीखिए। यस सर। हाँ, एचुक ने तो 70 प्लस का किया, काफी अच्छा पेपर दिया। गैस से तो अभी पूछा नहीं, तुमसे पूछ लिया। कौशल, तुम्हारा एग्जाम हो गया मैथ का? सर 2 तारीख को है सर फर्स्ट एग्जाम सर। फाइनल है ना? अच्छा, इनका प्री बोर्ड था, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। मैथ तो लगभग अपने हम लोग कंप्लीट करा ही, लीनियर प्रोग्रामिंग बच गया, अब प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर बच गया, तो मैथ तो एकदम एक ही धुन में उठाए पकड़ के खत्म कर दिए। और तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना आशीष? ठीक है ना मैथ अपना? कुछ बताना है, कुछ मुझे पढ़ाना है एक्स्ट्रा तो बता देना। यस सर। और बात रह गया फिजिक्स का, अब इसको भी समेट देंगे, फरवरी मंथ में फिजिक्स भी समेट देंगे। और क्या बोलते हैं, हमने 10th का भी बैच खत्म कर दिया, तो थोड़ा सा क्लास हमें और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो हम करवा लेंगे, ठीक है? आज 10th का बैच खत्म कर दिया। तो ये हमने बताया कि भाई ये वेब फॉन्ट होता है। ये इचुक कहाँ भाग गया? इचुक का कोई सूचना नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा इचुक अपने आप। तो ये हमने जाना कि वेब फॉन्ट क्या होता है, तो चारों डायरेक्शन में, मतलब हर एक डायरेक्शन में ये। और ये जो होता है इस टाइप से, जैसे वेव जो होता है क्रेस्ट और ट्रॉ दोनों, मतलब दोनों ही उसको लेके चलेंगे, ऊपर गया फिर नीचे, फिर से ऊपर आता फिर नीचे, मतलब पानी तो हमें ऊपर का ही दिखता है ना, पर नीचे में भी ऐसा होता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द वेब फॉन्ट्स। तो ये बोला कि स्फेरिकल वेब फॉन्ट। तो स्फेरिकल वेब फॉन्ट होता है क्या, मतलब टाइप होता है ये स्फेरिकल वेब फॉन्ट एक वेब फॉन्ट का टाइप है। तो वेब फॉन्ट जो होता है, आप बोलोगे कि सर स्फेरिकल, ये तो आपको सर्कल दिख रहा है। नहीं, ये आप इमेजिन करो कि एक फुटबॉल मान लो, ठीक है, मान लिए कौशल, उसके ऊपर में एक उसको शर्ट पहना देंगे फुटबॉल का, तो फुटबॉल का शर्ट कैसा मिलेगा? स्फेयर ही मिलेगा। उसके ऊपर एक और शर्ट पहना देंगे, शर्ट मतलब फुटबॉल के लिए शर्ट है, गोल गोल ही तो शर्ट होगा उसका। एक छोटे बैलून के ऊपर में एक बड़ा बैलून चढ़ा दो, उसके ऊपर में एक और बड़ा बैलून चढ़ा दो। समझ पा रहे हो कौशल मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे
मतलब मतलब बॉल को बैलून के ऊपर बैलून कैसे चल, जस्ट इमेजिन करो ना, एक फुटबॉल है छोटा सा, उसके ऊपर उससे बड़ा फुटबॉल, मतलब बड़े वाले फुटबॉल के अंदर छोटे वाले फुटबॉल को डाल दो, उसके अंदर एक और छोटा वाला डाल दो, उसके अंदर एक और छोटा वाला फुटबॉल डाल दो। अब ये बोलोगे ये फुटबॉल एक्चुअली कुछ नहीं, बस ये तुम्हें समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये जितने लेयर तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, वो है तुम्हारा स्फेरिकल वेव फॉर्म। तो यहाँ पे तो 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो 2D में दिखाया गया, सर्कल की तरफ दिख रहा है। अब मान लो ये बीच वाला जो पॉइंट है ये सोर्स है, क्या है ये सोर्स है, मान लो यहाँ से लाइट निकल रहे हैं या वेव निकल रहे हैं, तो ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जिधर मर्जी इधर जाएंगे, हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये रे जो होगा, ये वेव फ्रंट जो है इसका, ये देखो ये वेव फ्रंट है, ये गोल गोल जो वेव फ्रंट है, उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब उस पे 90 डिग्री बनाएगा। ये बात समझ में आ गया इसको क्या आशीष? यस सर। क्या दिक्कत है यार, यस सर। चलने का। चूक कहाँ थे आप, कहाँ चले गए थे चूक? वेव फ्रंट समझ में आया चूक या नहीं आया? फिर से बताओ ये चूक। नहीं सर, आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल वेव फॉर्म, ठीक है। और ये जो होगा फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मतलब ये पॉइंट सोर्स से निकलेंगे। आगे हम देखते हैं सेकेंड टाइप इसका, ये है सिलिंड्रिकल वेव फॉर्म। इसमें जो होगा, ये सोर्स जो होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, मतलब कोई एक ट्यूबलाइट मरकरी की तरह तुम इमेजिन करके चलो। ये जो है ये देखो पिंक कलर से हमने दिखाया, ये है अपना सोर्स, और इससे क्या होगा, चारों तरफ निकलेगा वेव फॉर्म। मतलब कहने का ये हुआ कि रिफिल समझ लो, और उसके ऊपर में पेन समझ लो, ठीक है। तो ये पेन का जो कवर है वो हो गया वेव फ्रंट, और रिफिल हो गया तुम्हारा सोर्स, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो, तो इसी प्रकार से ये निकलते रहेंगे। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द लीनियर सोर्स, और ये जो सिलिंड्रिकल वेव फॉर्म निकलेंगे वो लीनियर सोर्स, ये जो हमने रेड कलर का लाइन खींचा है वो क्या है, किस तरह का लीनियर सोर्स है, ठीक है। सच एज अ फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर स्लिट इसके जैसा हम मान के चल सकते हैं। अगला टाइप जो है, तीसरा टाइप, वो है प्लेन वेव फॉर्म। अब मान लो कि इसको कैसे समझाओ, मान लो कि ये अर्थ है अपना, अर्थ है बहुत बड़ा है, रेडियस इसका काफी बड़ा है। इनमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा हमने काट लिया, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा, तो ये क्या होगा, एक मतलब स्लिट के जैसा, एक प्लेन की तरह काम करेगा, मतलब ये प्लेन की तरह दिखेगा। ये तुम्हें ऐसा नहीं मुड़ा हुआ, तुमको ऐसा मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जैसे ये मान लो कि तुम जहाँ पे भी हो वहां पे चलते हो रोड पे, तो तुम 1 किलोमीटर आगे भी चले जाओ तो भी तुम्हें रोड प्लेन ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि हम धरती के ऊपर में आए तो आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, हम कितना भी दूर क्यों न चले हमें रोड प्लेन ही दिखेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो प्लेन वेव फ्रंट जो होता है, मतलब जो हमने इससे पहले जो मान रखा था क्या, स्फेरिकल वेव फॉर्म, तो उसी का हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, सेलेक्ट किया कि इस तरह के बहुत सारे प्लेन बन गए। जैसे कि हमने ये पहला वाला जो पढ़ा था ना, ये 1 2, हाँ ये देखो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के हमने बाहर निकाला, ये प्लेन बन गया, ठीक है। वही ये क्या बन गया, प्लेन बन गया, ये सारे वेव फ्रंट, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो इससे जो वेव जाएगा तो उसके भी परपेंडिकुलर जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा, ये सब जो है 90 डिग्री पे जा रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और ये रे उसके 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ये सारे प्लेन वेव फ्रंट हो गए। एटुक समझ में आया आशीष, कौशल? हाँ बोल दीजिए। ठीक है, यस सर। लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो लिखा है कि एन एरो ड्रॉन द परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जिस प्रोपेगेशन मतलब ट्रेवल करना, जिस डायरेक्शन में मेरे मतलब वेव चल रहा है। मान लो कि ये सोर्स है और वेव ऐसे जा रहा है, ये वेव ऐसे जा रहा है, ये वेव ऐसे जा रहा है, मतलब चारों डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हर एक डायरेक्शन में वेव फ्रंट है, ठीक है। तो वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया मैंने। तो उसी डायरेक्शन में एरो खींचेंगे, जैसे इधर की तरफ जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में एरो, ठीक है। एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो यहाँ पे बोलोगे कि सर ये तो अपने सेम डायरेक्शन में, जी नहीं, सेम डायरेक्शन नहीं है, परपेंडिकुलर। इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकालो, तो छोटा सा टुकड़ा काट के निकाले तो ऐसा टाइप का दिखा, तो इसके परपेंडिकुलर एक तुम अपने मोबाइल फोन के खड़ा कर लो, और डिवाइस जो मोबाइल फोन का डिस्प्ले है उस पर पेन को खड़ा कर दो, तो मोबाइल फोन का जो तुम्हारा डिस्प्ले है वो हो गया तुम्हारा वेव फ्रंट,
और तुमने अपने पेन को खड़ा किया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि पिछले में भी हमने दिखाया, देखो ये देखो वेव फ्रंट है ये प्लेन, और ये देखो परपेंडिकुलर है। इससे पहले में भी देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये अपना सोर्स था। लाइट रे किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, मतलब चारों डायरेक्शन में फैल रहा है। समझ रहे हो कौशल? ये डेफिनेशन समझ में आया? यस सर। ray of light and arrow drawn perpendicular to the wave front in the direction of the propagation of the wave is called the ray। पहले अलग था, ठीक है डेफिनेशन। the energy of the wave travels in direction perpendicular to the wave front। अब बोलोगे कि सर एनर्जी किधर की तरफ होगा, तो एनर्जी डायरेक्शन ऑफ रे, तो ये क्या है, रे का डायरेक्शन है रे, और ये क्या है अपना वेव फ्रंट है, ठीक है, वेव फ्रंट है। तो रे के डायरेक्शन में एनर्जी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा रे के डायरेक्शन में एनर्जी। तो जब एनर्जी रे के डायरेक्शन में गया तो वेव फ्रंट का क्या हुआ, परपेंडिकुलर, मतलब रे भी परपेंडिकुलर और एनर्जी भी परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ मतलब वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर रे भी है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एनर्जी भी होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी होगा डायरेक्शन ऑफ रे के तरफ होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है, एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द रे। अब बोलोगे कि सर इधर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं होगा, नहीं पीछे की तरफ नहीं होगा, सोर्स से लाइट चला है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में लेना है। तुम बोलोगे कि सर ये तो ये फ्रंट है, ये इधर भी परपेंडिकुलर है, पीछे की तरफ भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पीछे की तरफ नहीं लेना है क्योंकि सोर्स हमारा यहाँ पे है, तो इधर से लाइट इधर की तरफ जा रहा है तो उसी के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि रे आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। रे भी होता परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट का, ये तो हमने पहले बता दिया। अब बोला कि द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द वन वेव फ्रंट टू द अनदर वेव फ्रंट इज सेम अलोंग एनी रे। ये क्या हुआ भाई? अच्छा, द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट, अच्छा ठीक है, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जो ट्रेवल करने में टाइम लगेगा ये सेम रहेगा, इज सेम अलोंग एनी रे, किसी भी तरह का रे की अगर हम बात करें। हाँ, यहाँ पे ये बता रहा है कि मान लो कि ये तुम्हारा सोर्स है, तो एक रे इधर की तरफ गया, इधर की तरफ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो टाइम लगा, ठीक है, अगर ये दूसरा रे इधर की तरफ है तो यहाँ पे भी सेम लगेगा टाइम, यहाँ से यहाँ जाने में। ये बात समझ में आया? कौशल, ऐचुक, आशीष, ग्रेस Yes, कहाँ sir. थे तुम? रुकुम कहाँ थे इतने देर? अब यहाँ पे देखो कुछ वेव फ्रंट दिखाए गए हैं, ठीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट, ये हमने लाइन लाइन की तरह दिखा दिया, परंतु ये एक्चुअली में लाइन नहीं, ये एक्चुअली में ऐसा है, एक्चुअली में ये ऐसा है। कुछ समझ में आ रहा है कौशल, कैसा है ये समझ में आ रहा है? ये प्लेन है, ये छोटा सा टुकड़ा फुटबॉल का, फुटबॉल मत लिख देना, तुम्हें समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके परपेंडिकुलरली ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये रे है, तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। इसी प्रकार ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट तुम देखते रहो, परंतु ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसा है, ठीक है, ये एक्चुअली में कैसा है, ऐसा है, ये भी ऐसा है, मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, एक स्लीट की तरह तुम समझ के इसको कर सकते हो। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इरेजर नहीं है ना हमारे पास, अच्छा इस वाले में इरेजर नहीं होता है, बैक 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 बैक, ठीक है। तो ये है कन्वर्जिंग वेव फॉर्म, ठीक है, कन्वर्जिंग वेव फॉर्म। और इसमें क्या है, इसको तो इसमें जो रे आ रहा है तो एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, और ये है डाइवर्जिंग, पॉइंट सोर्स से निकल रहा है लाइट रे, और जो अपना जैसे फुटबॉल की तरह एग्जांपल लिए थे, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो इसमें वेव फॉर्म के रे परपेंडिकुलर हर एक ही केस में है, लेकिन ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है और ये प्लेन है, बस यही जानना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगला जो है अपना हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा कहानी है, इसमें तो बहुत उल्टा पुल्टा बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, लेकिन मेन बात हम इसका जानते हैं कि क्या है। हाइजेंस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो हाइजेंस प्रिंसिपल है अपना, ये एक तरह का बेस है, बुनियाद है, फाउंडेशन है, जैसे घर का होता है, इसी प्रकार वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी इसी पे बेस्ड है,
पूरा वेब फिजिक्स ही इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इट टेल्स हाउ वेब फॉन्ट प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, ये बताता है कि वेब फॉन्ट किसी भी मीडियम में कैसे प्रोपेगेट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग each point on a web font is same. According to Hygiene principle, each point on a web font is the same of the secondary waves, which add up give a wave at the any later time. ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं each point of the web font is the source of the secondary digital emanating from with the speed of the wave. The wave front secondary wavelets न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फॉन्ट बता सकते हैं कि सपोज करो कि ये एक अपना वेब फॉन्ट था, ठीक है। इसमें बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स के लिए इस पॉइंट्स के लिए मान लो कि ये हो गया फर्स्ट वेव फॉन्ट और ये हो गया सेकंड वेव फॉन्ट। तो सेकंड वेव फॉन्ट समझ, ये हो गया सेकंड वेव फॉन्ट। अब इसको समझते सेकंड वेव फॉन्ट कैसे बना। बोला गया कि भाई इस पॉइंट से अगर हम बात करें, ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से चारों डायरेक्शन में वेव गया, तो इसको पहुंचने में जितना टाइम लगा, मान लो कि यहाँ तक पहुंचने में ये डिस्टेंस मान लो कि ए डैश है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है मान लो ए डैश मूव किया, ठीक है। और ये दूसरे पार्टिकल के अगर हम सेलेक्ट करें, डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझ पाते हो कि नहीं। ये हमने दूसरा पार्टिकल लिया, ठीक है। तो ये b1 डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। ये b1 डिस्टेंस मूव किया, ये वाला ये इस सोर्स से जो वेव है ये b1 डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। इसी प्रकार कोई तीसरा c1 डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। a1 b1 c1 d1 ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस इक्वल है। तो ये जो एक सर्कुलर यहाँ पे सर्कल हमने बना दिया, पर ये सर्कल नहीं, ये तो हेमिस्फीयर की तरह मूव करेगा, चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फुटबॉल को समझो, ठीक है। फुटबॉल के सरफेस, फुटबॉल के ऊपर भी एक और फुटबॉल पहना दिया, ठीक है। और जो मतलब फर्स्ट वाला जो सरफेस था उसका, उसके हमने डिफरेंट पॉइंट को स्टडी किया। तो फर्स्ट पॉइंट से जो सेकंड वाले लेयर तक पहुंचा वो डिस्टेंस, वो तो हर जगह पे सेम होगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हर एक, मतलब ये तो डायरेक्शन हो गया, ये तो डायरेक्शन हो गया, ये तो डायरेक्शन हो गया। तो इस पे क्या किया, उसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सारे सर्कल पे, ठीक है। और इनको जब हमने जोड़ा तो हमें एक सेकंड वेव फ्रंट मिल गया। बस ये बेसिकली बता रहा है। और इसी प्रकार पीछे में भी ये समझ में आया या नहीं आया, इच्छुक समझ में आया, फिर से बताओ। सर हाँ मेरे पास आपकी आवाज कट रही थी, जरा फिर से एक्सप्लेन करना। अच्छा ठीक है, बता रहे इच्छुक, तुम्हें समझ में आया। हाँ सर। फिर से बताना पड़ेगा यार, इतना पहले बोलना चाहिए ना, ग्रेस आवाज कट रही है। तो देखो फिर से सर बता रहा हूँ, आवाज कट रही है। तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कत ये होगा कि तुम शुरू का लेक्चर थोड़ा सा मतलब मिस कर दिए, 10-15 मिनट शुरू का, ठीक है। वरना आ गया होता आवाज कट कट के भी समझ में आ जाता, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि ये भी एक सरफेस है। हमने बोला कि भाई जो तुम्हारा स्फेरिकल वेब फॉन्ट, ये हमने बताया था कि एक फुटबॉल होता है, एक फुटबॉल के ऊपर एक बड़ा वाला फुटबॉल पहना दो, उसके ऊपर एक उससे भी बड़ा फुटबॉल पहना दो, जैसे कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लेयर बने फुटबॉल के, ये सब क्या है, वेब फॉन्ट है, ठीक है। तो जो रे जो ट्रेवल होगा, अगर फुटबॉल का सेंटर होगा, मान लो वहां पे कोई पॉइंट सोर्स है, तो चारों डायरेक्शन में, चारों क्या 10 डायरेक्शन में ट्रेवल होगा। बोलोगे सर 10 डायरेक्शन कब से होने लगे, चार तो दिशा होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक कोना वो कोना वो कोना, मतलब 10 क्या 100 डायरेक्शन बना दो तो भी खत्म, ठीक है। तो ये हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमने मान लिया कि भाई ये भी जो है एक वेब फ्रंट है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक सीट टाइप का है, मतलब स्फेरिकल है पूरा। हमने छोटा सा पोर्शन कट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस पॉइंट से वे मतलब जो रे है वो निकल रहा है, मान लो इसके परपेंडिकुलर निकल रहा है, इधर की तरफ निकल रहा है, इस पॉइंट से इधर की तरफ निकल रहा है, इस पॉइंट से इधर की तरफ निकल रहा है, इस पॉइंट से इधर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। A1 B1 C1 D1
चुक सुन पा रहे हो? आशीष, कौशल, ग्रेस सुन पा रहे हो? आवाज जा रहा है? हेलो, बीच में कट हो गया था। यस सर। ग्रेस रुको, मैसेज करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क खराब हो गया है मेरा, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। हाँ सर आ गया। छोटे छोटे क्लिप बना के मैं लाया हूं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तो जो हमने बताया हाइजीन प्रिंसिपल वाली बात, ये तो तुम्हारा स्फेरिकल में भी, और जो तुम्हारा ये दूसरा वाला है जिसमें हमने सॉरी सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन, हर जगह पे सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यही डायग्राम दिया हुआ है बुक में, जो तुम्हें थोड़ा कम समझ में आता है। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द हाइजीन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, जैसे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ लगा हुआ है, ठीक है, इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ये सोर्स है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस मतलब ये जो सी डी नाम का एक कर्व और ई एफ नाम का कर्व बना है, ये एक डिस्टर्बेंस ही तो है, ठीक है। वेव जो जैसे तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, एक बार ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, फिर देख फिर ऐसे ऐसे करके, या समुद्र किनारे कभी क्या होगा तो ऐसे टाइप का दिखता है। ये सब डिस्टर्बेंस है, मतलब जो जहाँ पे डाउन होता है ग्राफ का, जहाँ पे डाउन होता है फिर अप होता है फिर डाउन होता है, ठीक है। Each point of the wave front is the source of a secondary disturbance, and the wavelets emanating from these points spread out in all direction with the speed of the wave। और ये चारों तरफ जाएंगे वेव के स्पीड से, कहीं पे कम ज्यादा नहीं, ठीक है। These wavelets emanating from the wave front are usually referred to the secondary wavelets। ये बात हम अभी बता रहे थे। And if we draw a common tangent to these sphere, we obtain the new position of the wave front at the later time। और ये यहीं पे नहीं, ये आगे भी मिलेगा ऐसे ही, उसके आगे भी मिलेगा, और ये मिलता रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये जो हमने 2-3 लाइन बोला, 4 लाइन, वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से देख के सेम टू सेम बोला, तुम उसको ढूंढोगे तो मिल जाएगा इस डायग्राम के अगल बगल में, ठीक है। जो हाँ बोल दीजिए एक बार। हाँ सर। अगला टॉपिक है नहीं, इसमें कुछ प्रिंसिपल है इसी के, हाइजीन्स के आगे देखते हैं, ठीक है। हाइजीन्स प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। ये जो प्रिंसिपल हाइजीन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ पे बोला गया फर्स्ट पॉइंट कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड द सेकेंडरी वेव। क्या हुआ प्रीति, एक सेकंड रुको ग्रेस। अच्छा ठीक है। तो देखो, ये जो प्रिंसिपल है हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स इसलिए लिख दिया क्योंकि ये देखो, ये डायग्राम है, ये प्राइमरी वेवलेट्स है ए बी, ठीक है। सेकेंडरी हो गया तुम्हारा सी डी या फिर ई एफ, या और भी आगे उसके जाएगा, ठीक है ना, तो बनता जाएगा। तो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ एजम्पशंस बताए गए हैं। ये बोल रहा है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ अ न्यू डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब ये देखो, पीछे हमने ये जितने सारे पॉइंट्स बताए, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये न्यू सोर्स की तरह काम करेगा, एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स ये वेवलेट्स बनते हैं। ये बात समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया इचुक या नहीं आया? यस सर आ गया। सेकंड पॉइंट बोल रहे थे, सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन द ऑल डायरेक्शन, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम। अब बोला कि इसका स्पीड चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स जो है ये फिर से चारों ही डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। मेरे कहने का मतलब ये वाला जो ये तुम सीडी देख रहे हो, यहाँ से भी फिर इस सोर्स इस पार्टिकल काम करेगा सोर्स का, और ये भी फिर चारों डायरेक्शन में बला बला बला, और सबके इसको मिलाएंगे, ठीक है। ये रे का डायरेक्शन है तो फिर से एक वेवलेट्स दे देगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है। मैंने तो बहुत सारा घस दिया, बैग जाने में उतना ही टाइम लगेगा। हो गया भाई, हैंग मार गया, एक सेकंड रुको। हम जितना फास्ट बता देते उतना फास्ट सिस्टम थोड़ी हमरा सुनेगा।
उसको 1 सेकंड में एक बात सुनाई देगा। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट आगे समझ में सबको? हाँ बोल दो। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, ये टॉपिक क्लियर था क्या इच्छुक? ये चैप्टर क्लियर था यार, नहीं आ रहा था समझ में? नहीं सर, ये वाला क्लियर नहीं था। अभी हो रहा है क्लियर? आशीष तुम्हारा? हाँ सर, हो रहा है। हाँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ आशीष, तो मेरे पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना, टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के जो टॉपिक है उसको जरूर पढ़ना। अभी पढ़ लिए फ्रेशली, और उसके बाद फिर उसको पढ़ेंगे ना तो पूरा आ जाएगा। और यकीन मानो, भरोसा रखो मेरे पे, फर्स्ट फिजिक्स का जो बुक हमने कंप्लीट किया, इससे सेकंड काफी ज्यादा आसान है। मतलब कुछ भी नहीं करना है, एक बार बस बढ़िया से सुनना है, पूरा बात याद रहेगा, एक बार ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, खत्म मैं करा दूंगा, टाइम लेके ही सही खत्म करा दूंगा। तुम भी देख लो कि कितना ज्यादा, और हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, छोटा से छोटा डेरिवेशन भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम अपना रिवीजन पीछे से तैयार रखो, बस मेरा एक ही बार बस लेक्चर समझ के सुन लेना और बस पढ़ के चले जाना, लिख दोगे। द न्यू वेब फॉन्ट ऑफ एनी लेटर टाइप इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप। बोल रहा है कि न्यू वेब फॉन्ट जो बोलेगा किसी भी लेटर टाइम, किसी भी टाइम बाद, मान लो कि अगर टी टाइम बाद हम बोले तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा? सीटी। सीटी टी टाइम बाद कितना मूव करेगा? डिस्टेंस सीटी डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी डीएसटी ट्रेंगल पढ़ा था ऐसे, डीएसटी बचपन में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को ढक दो तो स्पीड और टाइम दिखेगा। ये थोड़ा लिखा है नहीं, अच्छे से लिख देता हूँ। बच्चे 12 में चले जाते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन भूल जाते रहते हैं। ये देखो, ऊपर में लिख दिया डी, बगल में एस, यहाँ पे टी, तो डिस्टेंस को कवर कर दो तो क्या दिखेगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालना है, स्पीड को कवर कर दो तो डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है तो टाइम को कवर कर दो तो क्या दिखेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, या वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड क्या लाइट का सी। ठीक है, सी आई इनटू टी, सी टी। तो बोला कि द न्यू वेव फॉन्ट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप टेंजेंशियल सोर्स in the forward direction of the secondary wavelength at the time। मतलब न्यू वेव फॉन्ट जो बनेगा आफ्टर टाइम टी, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होगा सीटी होगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, न्यू वेव फ्रंट एट, नहीं एट नहीं, आफ्टर टाइम टी, और ये जो बनेगा ये बनेगा सी टी इज इक्वल टू सी टी, और ये जो होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आया? इसको बढ़िया से पढ़ के देखो, ये इसका मॉडल निकल के आने वाला है। शुरू में टाइम 0 था, टाइम टी बाद सी टी बनेगा। वही लिखा कि द न्यू फॉन्ट एट एनी लेटर टाइम, लेटर टाइम मतलब कोई भी टाइम, टाइम हमने टी ले लिया, इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एट दिस टाइम। ये सी टी डिस्टेंस पे बनेगा। ये समझ में आया नहीं आया? टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखो, टेंजेंशियल सरफेस ये सी डी, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आ जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? और बताओ, और डीपली जाओ। आ गया सर। आ गया सर। आफ्टर टाइम टी जो वेब फ्रंट बनेगा वो सीटी बनेगा, मतलब सीटी एक डिस्टेंस होगा, मतलब सीटी डिस्टेंस बाद जाके बनेगा। सी है स्पीड और टी है टाइम, जितना टाइम डालेंगे उतना दूर जाके बनेगा। ठीक है ना? तो मेन था ये तीनों पॉइंट, आप इसको याद रखिएगा। ये पहले वाला ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो तीनों मैंने काफी क्लियर से तुम्हें समझाने की कोशिश की, याद रहेगा। ठीक है, अब है हाउ टू कंस्ट्रक्ट। अरे भाई, इस स्लाइड को पहले डालना चाहिए था, इतना मेहनत कर रहे थे बताओ समझाने के लिए, तो सब बात लिख दिए यहाँ। देखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द न्यू सेकेंडरी, मैं भी सोच रहा था ये गया कहाँ, वेवलेट बाय द हाइजेंस प्रिंसिपल, मतलब सेकेंडरी वेवलेट जो हम ड्रॉ करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, को कैसे ड्रॉ करेंगे। इस स्लाइड को पहले डाला था पर पता नहीं बाद में कैसे गया। मैं बुक में देख के बोल रहा था। अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, देखो एकदम पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी समझ में आएगा ग्रेस फिर से देख लो। अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए बी, देखो ए बी एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, इस पे जितने भी पॉइंट्स है ए बी सी डी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, becomes a source of the secondary disturbance, secondary disturbance के लिए सोर्स का काम करेगा, which travels with the same speed c, और ये सेम स्पीड से पूरे 100 के 100 डायरेक्शन, वैसे मैं मजाक में बोल रहा हूँ, चारों तरफ नहीं, दसों तरफ सेम स्पीड से मूव करेगा। टू फाइंड द
न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी टाइम बाद एक नया वेव फ्रंट को प्राप्त करने के लिए नया वेव फ्रंट क्या बनेगा, हमने बताया था कि सिटी बनेगा, सिटी, हाँ सिटी ही बनेगा, ठीक है, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। टू फाइंड अ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी वी ड्रॉ अ स्फीयर्स ऑफ द रेडियस सिटी, ये मैं बोल रहा था ना, ये सिटी, ये डिस्टेंस होगा सिटी टी टाइम बाद ये सिटी, तो हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस सिटी होगा फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द एबी, एबी के पे जितने पॉइंट है, हमने तो 4-5 ही पॉइंट लिया है, हर एक पॉइंट पे एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, सर्कल नहीं स्फीयर, सर्कल और स्फीयर में देख लो क्या डिफरेंस है, समझ में आया? 3D में सोचो, एचुक, ग्रेस, आशीष, नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर। Second point, the forward envelope or the tangential surface CD of the secondary wavelets give the new wavefront after time t टाइम बाद क्या होगा, हम सारे जो अपना हमने स्फीयर ड्रॉ किया उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक नया वेवफ्रंट मिल जाएगा CD, इस प्रकार से हम करते रहेंगे और हमें डिफरेंट वेवफ्रंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ द लाइन a डैश b डैश cd, ये सब जो है तुम्हारा वो परपेंडिकुलर है AB और CD के, मतलब ये ए डैश क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन, हाँ ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, और ये सब किसके बराबर है, CD के बराबर, ठीक है। तो ये सब जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, AB कर्व, देखो AB कर्व, दोनों AB को कैपिटल AB, CD ई है, ये जितने और आगे जितने भी ड्रॉ होंगे सबके परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। Along this line, the energy flows from the AB to the CD, और ये एनर्जी भी होगा वो रे के डायरेक्शन में होगा, मतलब एनर्जी भी परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के, CD के, EF के, एनर्जी भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दीज लाइन रिप्रेजेंट द रेज, रेज आर द ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, और रेज तो हमने पहले बोल दिया कि वेव फ्रंट के नॉर्मल होगा, मतलब वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होगा, एनर्जी उनके डायरेक्शन में होगा तो एनर्जी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पूरा क्लियर हुआ क्या, मैं अच्छे से क्लियर करा पाया? हाँ सर। चलो अगला टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन को समझना है वेव थ्योरी के बेसिस पे, मतलब तो बचपन में सीखने किया जाता, ठीक है, वही तो है जो बचपन में सीखे थे। पहला लॉ क्या था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पहला लॉ है, तुम लिख लेना खुद से, फर्स्ट लॉ, ये तो सेकंड लॉ है, ठीक है, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा लॉ ये था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलोगे सर ये क्या बता रही है, तो हम बचपन में ही पढ़े, ठीक है आप बचपन में पढ़े हैं, लेकिन वेव थ्योरी के बेसिस पे हम आपको समझाने की कोशिश करें। इसका डेरिवेशन किए हैं, जो आया समझ में या नहीं, जल्दी बता दीजिए। नहीं सर, वो डेरिवेशन बार बार भूल जाता हूँ। अरे भाई इसमें याद ही रखने वाली क्या बात है, भूल जाते हैं, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना है, बस आप एक बार सुन लीजिए, देखिए सच में कुछ नहीं याद रखना, बिना लिखे हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, डायग्राम से। सबसे पहले डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम समझने के, आप डायग्राम ही नहीं समझे इसलिए आपको दिक्कत हुआ। डायग्राम समझने के लिए आप एक्स वाई समझिए, एक्स वाई क्या है, एक सरफेस है, सरफेस कैसा है, कैसा है, कैसा 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 है, आपका स्टडी टेबल दिख गया, आपका स्टडी टेबल, या फिर जो खाट है आपका जिस पे आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक्स वाई है, एक्सिस है, ठीक है। उसके ऊपर में एक कॉपी को आप खड़ा कर दीजिए 90 डिग्री पे, वीडियो में देखा हो या समझ गए, ये देखिए, मुझे देख रहे हैं, मुझे लॉक करो, कहाँ गया, मैं तो हूँ ही नहीं यार, मैं कहाँ भाग गया, हाँ ये देखो, ये हो गया एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई समझ लो, बार बार नहीं, ये देखो ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है, और ये देखो ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है नॉर्मल, ठीक है। और ये इंसिडेंट लाइट जो हम दिखा रहे हैं ना, ये लाइट नहीं वेव है, ठीक है, ये इधर की तरफ आ रहा है और इस सरफेस पे टकरा रहा है, और ये बहुत सारा एकदम ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ 3D में इमेजिन करो, ठीक है, समझ में आ गया है चूक, सब समझा दे रहे हैं, पूरा डायग्राम को समझा देंगे, याद करा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे भी। हाँ अब देखो, ये जो है पहले सारे टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर दे रहा हूँ, एबी जो दिख रहा है, एबी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एबी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ढूंढ लो एबी कहाँ है, ये वाला लाइन कहाँ गया भाई, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये CD जो है, CD कैसे ड्रॉ हुआ ये भी बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, मेरा मार्कर थोड़ा हिल गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इसके बाद ये SB जो है, SB ये इंसिडेंट
रे है, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट सॉरी, हाँ ठीक है, एसबी, ठीक है। और ये भी हो गया तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हाँ एक्स वाई जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, ठीक है। एक्स वाई हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, और ये जो है इंसिडेंट एक सेकंड रुको, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, ये परपेंडिकुलर, हाँ ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है ये क्या है, नहीं यहाँ पे कुछ कर रुको एक सेकंड मुझे सोचने दो। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट सी डी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, एक्स वाई तुम्हारा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और ये जो है ए बी एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बॉडी का परपेंडिकुलर, ये क्या भाई, देखो हमने थोड़ा सा मतलब ये जो हमने कॉपी को जो खड़ा किया था ना वो थोड़ा सा ये कर दिया, तो थोड़ा मतलब ज्यादा ये कर दिया था। हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये बोलना चाह रहे थे हम थोड़ा सा कॉपी को जो हमने खड़ा करते ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक इसी प्रकार इधर पे अगर हम देखें तो ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मैं सारी चीजों को पहले लिखूंगा अभी डेरिवेशन के टाइम पे, पहले वैसे ही तुम्हें समझा रहा हूँ पढ़ पढ़ के, ठीक है। समझाने के बाद क्योंकि डायग्राम यहाँ से हट जाएगा, डायग्राम पहले समझा लेता हूँ। अब देखो डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है, एसी डिस्टेंस, एसी को ढूंढो, एसी, एसी डिस्टेंस क्या होगा, ये सिटी के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये दो इंसिडेंट रे है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये देखो मैंने दिखाया, और ये हो गया एक दूसरा रेड कलर से, दोनों आया टकराया सरफेस पे, ठीक है। अब देखो जब तक सरफेस पे टकराया तो ये तो बी पॉइंट पे आ गया और ये ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आया, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आया। उसके बाद इसका बात को समझना तभी इसका समझ में आएगा, मतलब ये रे आया सी पॉइंट पे टकराया उसके बाद वापस आया, लेकिन तब तक क्या हो चुका था, ये एसबी रे जो है ये टकरा चुका था। तो जब एसबी रे पहले टकरा गया और ये बाद में टकराया, तो एसबी रे टकराया, ये टकरा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना मतलब है, तो ये हम मान लेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हाँ ये देखो दो रे है, एक रे और दूसरा रे, रुको मैं वीडियो भी ऑन कर दे रहा हूँ तब ज्यादा अच्छे से आएगा, नहीं वीडियो देखोगे तो फिर शायद नहीं देख पाओगे, चलो ठीक है। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो एक रे, दो रे हमने दिखाया है, दोनों इंसिडेंट रे है, रे की तरह ही मान के निकलते हैं, बोलने में आसान हो जाता है। ये दोनों है, एक बी पॉइंट पे एक सी पॉइंट पे आया, तो जब दोनों रे एक साथ निकला और पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो पहला बी पॉइंट पे आ गया और दूसरा सी पॉइंट पे भी गया नहीं, जा रहा है रास्ते में ही है, तो बी पॉइंट पे से तो इसका रिफ्लेक्शन हो चुका है, जो चला गया तुम्हारा बीडी डायरेक्शन में, देख लो चला गया इधर की तरफ, ये इस डायरेक्शन में जा चुका है, ग्रीन कलर से हमने मार्क किया। लेकिन ए पे से ये वेव अभी आ ही रहा है, तो जब ये ए से सी तक पहुंचा ये रे, ठीक है, ए से सी तक पहुंचा, तब तक बी कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, ये बात बताओ कितना मूव किया होगा। तो सर जितना ए से सी तक ये मूव किया होगा, तो हम क्या करेंगे, एसी आर्क मेजर कर लेंगे, डायग्राम ही तुम्हारा नहीं बनता होगा, नहीं ना बनता था ये चौक, नहीं सर। बना देते हैं, रट्टा मार लिए थे। एसी को मेजर कर लेंगे, ठीक है, एसी को मेजर कर ले लेंगे, आर्क ले लेंगे, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन करते थे 9th में, ठीक है। और उसको बी पॉइंट पे अपना कंपास रख के, बी पॉइंट पे कंपास रख के, ये जो रिफ्लेक्टेड रहे, ये देखो ये वाला रह गया ना इधर, तो इसको कट कर लेंगे, तो ये देखो ऐसे ये वाला मिलेगा, ये ट्रेस हमें मिलेगा। ये बात समझ में आया, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, और यहाँ से डी पॉइंट मिल गया, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सी पॉइंट से पास करेगा, मतलब ये हमें 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हमें मिल गया, एक तो ये वाला ट्रायंगल मिल गया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो हमें मिल गया वो ये वाला ट्रायंगल मिल गया, देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हम प्रूफ कर देंगे। अब बोलोगे कि सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ कैसे कर देंगे, थोड़ा सा मैं इसको बैठ जाता हूँ, बहुत सारा कट कर दिया, इसके बाद बताता हूँ, ये भी बता देता हूँ यहीं पे, फिर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो लिखते लिखते पूरा समझ में आ जाएगा।
क्या हुआ भाई, बैक नहीं गया अभी तक, तो कितने कचरे में फिर समझोगे नहीं। देखो पूरा साफ हो गया। हाँ अब देखो, अब एंगल वाली बात बताते हैं, तुम्हें भी यही ये करना है पूरा। अब मैं मार्क करूंगा जो फाइनल मार्किंग होगा, ठीक है। ये जो है अपना, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छे से समझ, तुम बोला नहीं समझ में, इसलिए मैं अच्छे से बताने लग गया। और ये वाला जो रे है ना, ये वाला भी इंसिडेंट रे, ये दोनों, ये वाला रे भी, ठीक है, दोनों ही इंसिडेंट रे है। ये जो दोनों रे है, ये रे और ये रे, ये दोनों है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रे लिख देता हूँ, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और बाकी इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लिखा हुआ है, नंबरिंग सारा चीज किया हुआ है। इंसिडेंट एंगल ये है, इंसिडेंट एंगल ये भी है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये एंगल भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मैंने मार्क नहीं किया, ये सीटी है, सीटी डिस्टेंस मूव करेगा, सीटी वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, टी टाइम बाद, ठीक है। और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। रेड मार्क पूरा समझ में आ गया, जल्दी बोलो। हाँ सर। अब पर्पल मार्क समझो। पर्पल मार्क में मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो, ये वाला एंगल जो है, ये है अपना आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इधर पे भी आर। तो हम ये वाला निकालेंगे, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 है, आर माइनस कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस आर, और ये हो गया 90 माइनस आर। और जब ये होगा 90 तो इधर वाला देखो, अब राइट साइड के साथ देखो, मैं कैसे बताऊं, ब्लू ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ एक, ठीक है। देखो ये देखो, ये 90 है, ये 90 है ना, तो 90 में से 90 माइनस आर को माइनस करेंगे, या नहीं तो एक काम करेंगे, हाँ ये पूरा 90 है, तो 90 में से हम माइनस करेंगे 90 माइनस आर, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 90 माइनस 90 कट जाएगा, हमें मिलेगा आर। क्या मिलेगा, आर, मतलब ये एंगल आर मिल जाएगा हमें। कौन सा एंगल, ये एंगल, ये तो पहले से लिखा हुआ है आर, ठीक है, ये वाला एंगल जो पीला से हमने मार्क किया। ये बात आ गया समझ में। 90 माइनस आर ये एंगल था, ये देखो, ये देखो, ये एंगल था 90 माइनस आर, ये पूरा था 90, ठीक है। तो 90 में से 90 माइनस आर माइनस करेंगे तो आर मिल जाएगा, जो कि हमने ये देखो ये मार्क किया, ये फिर से मैंने मार्क किया। ये समझ में आ गया चू, हम लोग सर ठीक इसी प्रकार लेफ्ट साइड में जब आएंगे, हो गया 90 माइनस 90 माइनस आर, आ गया एंगल आर, एंगल आर आ गया, एंगल आई दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये देखो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पूरा कितना है 90 है, और ये वाला कितना है, ये वाला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये देखो पूरा 90 में से आई को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई ये एंगल हो गया, ठीक है। और ये पूरा हमने देखो ब्लू कलर से 90 डिग्री मार्क किया है, तो 90 डिग्री में से 90 माइनस आई माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि आई आएगा, समझ में आया। 90 में से माइनस कर देंगे 90 माइनस आई, तो क्या मिल जाएगा, एंगल आई मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब देखो मैं व्हाइट कलर लेके इसको उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में लिख के गलती कर दिया। अरे भाई व्हाइट से तो उड़ेगा नहीं, और लिखा ही जाएगा, ब्लैक लेके उड़ाता हूँ, नहीं साफ हो पाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चले जाएंगे, तो बैक चले जाते हैं। अब इसका डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा मैं बोल देता हूँ, लिखो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, पॉइंट वाइज लिखना, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज इक्वल टू ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज इक्वल टू ए बी, लिख लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज इक्वल टू सी डी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज इक्वल टू सी डी, थोड़ा लिखना पड़ेगा कॉपी में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू एक्स वाई, अब इंसिडेंट वेव, ये जितना भी है, और यहाँ पे लिख लो
all are perpendicular to the plane of the board. All are perpendicular to the plane of board. All are perpendicular to the plane of the board. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल देख लीजिए, इसको हमने मान लो कि फिक्स कर दिया, इस प्रकार से हमने, है ना, ये प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं एकदम आसान वे में। यहाँ तक इशू पूरा क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सर क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने सीटी तो हमने पहले ही बता दिया था, लिखा क्यों नहीं रहा यार, रुको फिर से लेता हूँ कलर, अभी लिखा गया, ठीक है। देखो सीटी जो था अपना एसी, सीटी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ढूंढ लो, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ कचरा ना हो जाए इसलिए, एंड ठीक है ट्रायंगल डीसीबी, एबीसी और डीसीबी दिख गया सभी को, एबीसी और डीसीबी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख गया? तो क्या हो जाएगा, एंगल बीएसी किसके इक्वल, एंगल सीडीबी के, दोनों 90 डिग्री है, दिखा आशीष या नहीं? यस सर। ठीक है, बीसी जो है दोनों में कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है, कॉमन इन बोथ, ठीक है। और AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD बाय कंस्ट्रक्शन, क्यों? क्योंकि ये देखो मैं कलर चेंज करके मार्क करता हूँ, ये देखो हमने AC को मेजर कर लिया था, ठीक है, और इस वाली लाइन पे एक आर्क लगाया था ऐसे, तो AC और BD दोनों इक्वल हो जाएगा, AC मतलब ये चूक यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर हट जा यार, तू तो हट जा, तेरी हाँ, ये बड़ी परेशान करता है यहाँ पे आके, अभी हट गया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है अंटा बंटा संटा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCB के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी सेम, ठीक है। देयरफॉर अगली बार यहाँ पे नोट नहीं लग रहा है, किसी ने मैसेज किया, क्या हो गया भाई? सर का कहना था AC मतलब एचुक, उस लाइन AC को सर एचुक बोल रहे हैं, अच्छा तो यही सब ध्यान रखो भाई, ठीक है। अच्छा तो देखो, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल देखो ABC, देखो ABC किसके इक्वल हो जाएगा, DCB के, ठीक है, ABC DCB के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, प्रूफ हो गया या नहीं ये चूक? हाँ सर। तो क्या था इसमें, कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, बस डायग्राम बनना था, डायग्राम सही तरीके से दिमाग में सेट होना था। मेन चीज क्या होता है पता है, ये कैसे ये हो गया एंगल ही समझ में नहीं आता रहता है, ये कैसे हो गया, ये एंगल कैसे हो गया, ये चीज मेनली समझ में नहीं आता रहता है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बताता हूँ, इसमें कुछ और बच गया है। यहाँ पे जो हमने SB है, SB AB के परपेंडिकुलर, ये भी लास्ट में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। तो प्लेन वाला भी बात हो जाएगा, प्लेन ऑफ बोर्ड वाला, जैसे SB ब्रैकेट में लिखो, एक मैं लिख देता हूँ, बाकी इसी पैटर्न पे तुम लिखना, इंसिडेंट रे, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। दूसरे लाइन में लिखो, यहाँ पे ये पहला लाइन, दूसरा लाइन लिख दो, BD ब्रैकेट में रिफ्लेक्टेड रे, BD ब्रैकेट में लिखना रिफ्लेक्टेड रे, ये है परपेंडिकुलर टू CD डायग्राम से, और NB देखो नॉर्मल, NB नॉर्मल तीसरा लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है। ये जो हमने प्रूव किया ये सेकंड लॉ प्रूव किया, ये सेकंड लॉ ये वाला, ठीक है। अभी जो कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला। अब देखो SB BD और NB, SB देखो कहाँ पे है, तुम्हारा टेबल था XY सरफेस, तो SB भी तुम्हारे टेबल पे है, ठीक है, NB भी तुम्हारे टेबल पे है, और BD को ढूंढो, BD देखो BD भी तुम्हारे टेबल पे है, तो सारे के सारे
वेव या रे जो भी बोलो, वो तो तुम्हारे टेबल पे ही है। तो बताओ सारे सेम प्लेन में हो गए कि नहीं हो गए? हो गए नहीं चुप? फर्स्ट लॉ भी प्रूफ हो गया। हाँ सर। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पे, एस बी बी डी एंड एन बी all lies in a same plane। सेम प्लेन। आशीष समझ में आया या नहीं आया? सेम प्लेन ब्रैकेट में ये भी आप लिख सकते हैं, यस प्लेन सर। ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड। और ये भी प्रूव हो गया। टॉपिक इजी है, टीचर को लगता है ना कि बच्चे को इजीली समझ में आ जाएगा, ऊपर ऊपर उड़ा कर निकाल लेता है, अब बच्चा बेचारा टेंशन में रहता है कि वो क्या रहा है भाई। ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी के आधार पे प्रूव किया, और मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या लगता है? बोलिए, बोलेंगे? पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आना ना आना बाद की बात है, वो वाले है से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आने का काम चांस होते भी है, नहीं भी होते, न्यूमेरिकल भी आ जा सकते हैं, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। ठीक है, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है, बच्चों को पहली बार मिलता है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगला देखते हैं, अब रिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने तभी सोचा था, वैसे पहले डायग्राम को समझ लेना है। डायग्राम में क्या है, ए बी इंसिडेंट है। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी देख लीजिए फटाक से, देख लीजिए। उसके बाद जो आपका सी डी है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। एक्स वाई जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे हमने तभी माना था। ऊपर का मीडियम रेडर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। मतलब ऊपर में फास्ट मूव करेगा लाइट, नीचे में स्लो, मतलब v1 ग्रेटर देन v2 अगर हम स्पीड के टर्म में बात करें तो। ठीक है, ऊपर हमने रेडर मीडियम माना, नीचे डेंसर मीडियम माना। ऊपर में स्पीड v1, नीचे में स्पीड v2, मतलब रेडर एंड डेंसर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और ए बी सी डी एक्स वाई ये सभी जो है, ए बी सी डी एक्स वाई देखो, मतलब ए बी और सी डी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके? प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब एक्स वाई के, जैसा पहले हमने बताया था। अब देखिए एस ए क्या है, इंसिडेंट रे है। एस ए इंसिडेंट रे है, एस ए को देखिए किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। ठीक है, एडी को देखिए रिफ्लेक्टेड रे, एडी दिख गया, एडी रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। एस ए आया और रेडर टू डेंसर में घुसा और एडी की तरफ चला गया। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी सीडी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सीडी का है देख लीजिए, दिख गया है चूक। एन ए नॉर्मल, एन ए नॉर्मल, हाँ सर। ये वाला। ठीक है, ये भी सर दिख तो रहा परपेंडिकुलर है है। मगर, क्या हुआ ग्रेस? सर दिख तो रहा है मगर जो की स्क्रीन है, मतलब फिगर फिगर का जो डी वाला पार्ट है वो ठीक से दिखता नहीं सर, वो बहुत नीचे है इसलिए। अरे भाई, ये लो ऊपर लिख दिए, ये तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, तेरे पे नहीं जा रहा है क्या? पता नहीं, कट गया होगा, मेरा डिस्प्ले का इशू हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में थोड़ा। ये देखो हमने गोला लगा दिया यहाँ पे, ये है डी, अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख ये गया। तो, ये देखो ये वाला है डी, अभी पता चल गया डी कहाँ है। अब हाँ सर इसको डी दिख गया। मान के सकते हैं। अब फिर से देखिए, ऐसे है इंसिडेंट रे, ए बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, एडी जो है रिफ्लेक्टेड रे है, जो सीडी के परपेंडिकुलर। एन ए जो है नॉर्मल है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम गौर से देखें, अपना टेबल है एक्स वाई, ठीक है, तो एस ए डी एन ए, एस ए को देखिए, ए डी को देखिए, और एन ए, ये सब क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब सेम प्लेन में है कि नहीं? चाहे ऊपर है या नीचे वो अलग बात है, क्योंकि एक ही मीडियम में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा, पर प्लेन तो एक ही है ना, कागज का टुकड़ा तो अपना एक ही है ना, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, पर है तो उसी पे लगा हुआ, चिपका हुआ। समझ में आ गया? तो इससे फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाता है। फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फर्स्ट लॉ क्या था, रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये प्रूफ हो गया ग्रेस। हाँ सर। सेकंड लॉ है,
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका रेशियो, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट μ12, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ कांस्टेंट μ12 इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम उल्टा पढ़ते हैं, जो नीचे में लिखा होता है उसका पहले ऊपर वाले करेंगे, जैसे μ12 हमने लिखा, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस प्रकार से इसको मैं बैक ले लेता हूँ, ये समझ गया। अब एंगल वाली बात बताता हूँ, ठीक है, जैसा कि हमने जाना, एक एक चीज को बढ़िया से समझ लीजिए, ऐसे मार्क आप भी करिएगा। ये हो गया 90 डिग्री। हाँ, फिर से एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है BC डिस्टेंस, ठीक है, ये BC डिस्टेंस कितना है? BC डिस्टेंस जो है आपका, एक सेकंड रुकिए, मुझे सोच लेने दो, किसको मैंने मेजर किया, AB को मेजर किया, ठीक है, AB को मेजर कर लिया हमने, AB, ये देख रहे हो, AB को मेजर कर लिया, इधर भी देखो एक आर्क लगाया, ठीक है, एक आर्क लगाया, ये दोनों इक्वल लग रहा है ना? हाँ ठीक है, इक्वल ही होगा। मतलब पहले वाले की तरह सोचना है, दो इंसिडेंट रे आया, एक ऐसे और एक ऊपर में नाम नहीं दिया, मान लो कि ये C है, नहीं तो R मान लो, RB, ये दोनों इंसिडेंट रे, दोनों एक साथ सरफेस पे आया, पहला वाला रे ए पॉइंट पे टकरा गया और दूसरा वाला तो भी जा ही रहा है, लेकिन ये टकरा के रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो गया, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी हो गया, और दूसरा वाला जो रे था XB नहीं RB जा ही रहा है, तो जब ये रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होके, एक सेकंड, जो सेकंड जो है तुम्हारा, अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, मुझे सोचने दो कैसे बताया था, तभी ऐसे गया टकराया और ये जा रहा है, हाँ ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो देखो, जब तक ये RC रे जा रहा है, टकराएगा C पॉइंट पे, तब तक ये कितना दूर गया था, ठीक है, ये कितना दूर गया था, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ऊपर वाला मतलब उतना गया होगा जितना AB डिस्टेंस होगा, तो हमने AB को मेजर कर लिया, क्योंकि ये अगर रिफ्लेक्शन हम मान के चले तो एक पॉइंट पर टकराएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो AB को हमने मेजर कर लिया, ठीक है, और नीचे में आके यहाँ पे आर्क लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये D पॉइंट पे कट किया और यही AD हमें मिल गया। ये बात पता चला, ये चूक पहले वाले जैसे हमने सोचा था वैसे ही, जल्दी से हाँ बोल दो, हाँ सर। झूठ मत बोल देना, नहीं आया तो ना बोलना है, ठीक है। अब देखो, ये तो मिल गया 90, ठीक है, ये भी मिल गया 90, ये भी मिल गया 90, ठीक है, और कहाँ पे मिला 90, ये देखो ये भी 90, जब ये 90 यहाँ पे देखो, जो आखिरी वाला हमने बड़ा वाला लगाया, तो 90 में से I माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस I, पहले की तरफ बिल्कुल सोचना है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे नीचे में देखिए, ये पूरा ये D पॉइंट पे हमने एक 90 लगाया, ये 90 है, और यहाँ पे देखो दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ब्राउन कलर से दिखाता हूँ, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस R, 90 माइनस R क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इतना जो है ये R है, तो 90 में से R माइनस कर देंगे, ये हो गया 90 माइनस R। बाकी तो सब कहानी सब समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ धीरे धीरे सारी बातें। इन अच्छा, एजम्पशन तो नहीं लिखे थे, एजम्पशन लिखोगे पहले क्या, पहले लिख लो एजम्पशन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुम लिखो, मैं कोने में लिख रहा हूँ, AB डैश डालो, लिखो इंसिडेंट वेव फ्रंट, गया था, समझ में आ रहा है, जितना बताए थे उतना समझ में आ गया, सुन पा रहे हो मुझे, हेलो? यस सर। हाँ, मैं कुछ बातें लिखा रहा था, वो आप कोने में लिखिए, मेरा तो बोर्ड कट गया, फिर से मैं लाने की कोशिश करता हूँ। AB इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, XY रिफ्लेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसमें कुछ भी भूलने वाला बात ही नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है, बस समझ में देरी से आएगा, ये है बस इसका खासियत, समझ में देरी से आएगा, लेकिन मैं तो समझ 10th का पढ़ा हुआ है। हमने बोला एक्स वाई जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। प्लेन ऑफ बोर्ड का मतलब समझे कि आपका जो मोबाइल है आपका प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया, उस पे एक कॉपी को सटा दीजिए ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया आशीष? तभी भी वही बोला था। अब आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन ऐसे ब्रैकेट में लिखो इंसिडेंट रे, जैसे तभी लिखे थे ना इंसिडेंट रे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा पॉइंट लिखो एडी, ब्रैकेट में लिखो एडी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर टू सी डी। समझ में आ रहा है चूक? एन ए थर्ड पॉइंट हाँ सर। बिल्कुल लिखित रहा, ठीक है। एन ए जो है अपना नॉर्मल है, नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। चूक सुन पा रहे हो आशीष कौशल, सुन पा रहे हो या नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे SAADNA ये सब क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड में है, सारे एक ही प्लेन में है, तो यहाँ पे नीचे में लिख लो, यहाँ पे SAAD and NA all lies on the same plane, all lies on the same plane, ब्रैकेट में लिखना प्लेन ऑफ बोर्ड, ब्रैकेट में लिख देना POB, मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड पूरा लिखना, मैंने बस लिख दिया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है एक ही प्लेन में है, प्रूफ हो गया चूक। और सेकंड प्रूफ कर दे रहा हूँ जो कि मुश्किल है, और मैं काफी आसान तरीके से प्रूफ करूंगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ANGLE एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिया, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन ऑफ एंगल आई, मतलब साइन आई क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हम ये लिए आई, तो परपेंडिकुलर सामने बोला मतलब BC हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय हाइपो हो जाएगा AC, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, फ्रॉम, कलर बदल देता हूँ, एक ही कलर मेरे अच्छा नहीं लग रहा है, ये दिख रहा है आशीष अच्छे से ब्लू कलर, राइट एंगल, यस सर दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल ADC ट्रायंगल मतलब नीचे वाला ट्रायंगल, देखिए ADC, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन आर, ठीक है, साइन आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो परपेंडिकुलर हमने ये लिया आर, तो ये आर लिया तो ये AD हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो AD डिवाइडेड बाय AC, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेट 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा BC बाय AC, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा AC बाय AD बाय AC, तो AD बाय AC को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये बन जाएगा AC बाय AD, ठीक है, और AC से AC खत्म, बच गया BC बाय AD। अब बोलोगे कि सर अब तो आप फंसे, BC का ऐसे लाएंगे, ये अच्छे से नहीं लिखा है, AD, अब देखो BC को ढूंढो, मिल गया, तो BC देखो यहाँ पे लिखा हुआ V1T, BC एक डिस्टेंस है, BC क्या है, BC डिस्टेंस है, ठीक है, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम,
रेयर मीडियम में। तो वेलोसिटी है v1 और टाइम t। ये समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ये बताओ आशीष। मैंने डायग्राम पे लिख भी दिया, थोड़ी देर पहले बताया था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। वेलोसिटी बोल दिया गलती से, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है v1 और टाइम में हो गया t, तो bc। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं v1t, v1t। और नीचे में ad को देखिए, तो ये भी तो मतलब डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख लेते हैं v2t, पहले वाले की तरह v2t। अब t से t कट गया, t और t कैंसिल हो गया, तो क्या बचा v1 बाय v2, मतलब साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू v1 बाय v2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और इसको अगर हम म्यू के टर्म में बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, μ2 बाय μ1। उल्टा होता है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्यूब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, μ1 नीचे, 10th में याद करो उल्टा होता था। मतलब साइन, इसको हम थोड़ा और भी सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ21, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब एक ही बात हुई, पता है ना, म्यू वाला जितना लिखे सबका मतलब सेम है आशीष, पता है कि नहीं। यस सर। और ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और यही तो था अपना, क्या था, स्नेल्स लॉ। तो दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और हमें मजा आ गया, हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही प्रूव कर दिया वेव वाले मेथड से। मजा आ गया। कंडुलना जी स्क्रीनशॉट मारेंगे तो मार लीजिए। चूक ग्रेस तो भागिए गया। ये एक हाँ ऐसा सर। चैप्टर है जिसको समझने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए, अब मुझे लग रहा है कि तुम अब आंख बंद करके इसको प्रूफ कर दोगे, सही है कि नहीं। ये चूक नहीं कर पाओगे अभी कि हाँ नहीं सर। आशीष। यस सर। तो ये जो हमने पढ़ा, तो पढ़ा कि जब रेयर टू डेंसर जाएगा तब, तो बोलोगे कि सर जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या होगा, तो हमने एक ऐसा फिगर आपके लिए लाया है, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम जो ही लिखा है सेम टू सेम छाप दीजिएगा, खाली फिगर बदल दीजिएगा जैसे रे में बताए थे, ठीक है। हाँ फिगर नहीं आया भाई, साला फिगर कहाँ गया भाई, अच्छा नहीं डाला, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको पर्सनली भेज दूंगा, इसका फिगर मैं अलग से भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, यानी तो इसी में ऐड करके हम तुम्हें भेज देंगे। तो डेंसर टू रेयर जाएगा तो ठीक, इसका मतलब डायग्राम बस पलटी मारेगा, मतलब डायग्राम क्या, तुम इसको इंसिडेंट मतलब डेंसर की तरफ से, और जो रिफ्लेक्शन रेयर की तरफ, मतलब ऐसा जूम कर लो, और उसके बाद मतलब एंगल उंगल सब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे टाइप से हो जाएगा, ठीक है, समझ में इजीली आ जाएगा। तो उसको भी कर सकते हैं। बोलोगे कि सर एग्जाम में आएगा, नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में पहला वाला ही आता है ज्यादातर, ठीक है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर नहीं आता। अगर आएगा तो रेयर टू डेंसर लिख देना, और डायग्राम जो हम भेजेंगे वो बना देना, और उस बुक में भी तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा, सही है चूक आशीष। यस सर। डायग्राम बस बदल देना है, प्रूफ सेम रहेगा, ट्रेंगल ट्रुंगल का नाम भी नहीं बदलना है, सब सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा रिफ्रैक्शन के समय में। तो बोला गया कि द फ्रीक्वेंसी न्यू रिमेन्स द सेम, ये भी नहीं है, न्यू है, न्यू, न्यू मतलब भी की तरह लिखते हैं ऐसे, ये है न्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं एन यू, न्यू, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी न्यू रिमेन्स द सेम एज द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पीड जो चेंज होता है ये तो आपको पता ही है, सही है ना। as the speed of the light v1 and v2 are different in the two media, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं, अगर मान लो आपको लिखने का मर्जी है तो as the speed of light, बाकी समझ जाएंगे, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, v1 and v2 are different in two media,
मीडिया वाला नहीं, मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल, ठीक है। एंड द वेवलेंथ, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। एंड द वेवलेंथ λ1 एंड λ2 आर डिफरेंट, ठीक है। मतलब λ1 भी अलग है, λ2 भी अलग है, ये भी वेरी करेगा, ठीक है। और जो स्पीड है v1 और v2, मीडियम 1 में स्पीड v1 है और मीडियम 2 में स्पीड v2 है, तो μ2 बाय μ1 का मतलब हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 को, ठीक है, μ21, या नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं μ21, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, μ12 नहीं पढ़ेंगे, μ21 पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, μ2 बाय μ1, ये क्या होता है, v1 बाय v2। पिछले पे हमने देखा जो वेलोसिटी होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, बचपन में पढ़ाए थे ना कि, अरे यार कहाँ उल्टा पेन से लिख रहा हूँ यार, तो कैसे होगा, जो अपना वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है ना, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, पढ़े थे ना, तो यही लिखा न्यू इंटू λ1 डिवाइडेड बाय न्यू इंटू λ2, तो न्यू न्यू कैंसिल हो गया, न्यू न्यू के नाने के घर कट गया, तो क्या बचा λ1 बाय λ2, मतलब μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2। ये बात आया समझ में? हाँ बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे? हाँ सर। तो हम लास्ट में कंक्लूड ये कर सकते हैं, अब कहाँ गया, लाल कलर ले लेता हूँ, लाल तो दिखेगा, सब पे दिखता है लाल, हाँ ठीक है। Hence the wavelength of the medium is directly proportional to the phase speed, मतलब वेव स्पीड, वेवलेंथ जो होगा ये वेव स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मींस कि लेमडा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको देख के हम बोल सकते हैं वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस इक्वेशन को गौर से देखो, पहला वाला इक्वेशन को, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू v1 और v2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, तो यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, ऊपर में λ1 है, नीचे में λ2 है, सॉरी ऊपर में लैम्डा, हाँ ठीक है, ऊपर में λ1 है, लेकिन अगर v2 की बात करें तो v2 नीचे में है, ठीक है। तो λ1 v2 के क्या है, इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली है ना, एक ऊपर में एक नीचे में है, ठीक है। और λ2 ले रहे हैं तो ऊपर में, मतलब λ2 नीचे आ जा रहा है, v1 ऊपर चला जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, जिसको वेव स्पीड बोलेंगे या फेज स्पीड बोलेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखना ये लाइन, बोल दूं क्या, फिर से याद रहेगा? बोलिए इच्छुक महोदय। सर फिर से बोल दे एक बार। बोल दूं? ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए कहीं पे कोने में, बाद में इसको इंसर्ट कर लीजिएगा इसमें। वेवलेंथ ऑफ द मीडियम is directly proportional to phase speed. Wavelength of the medium is directly proportional to the phase speed. ब्रैकेट में लिख लीजिए वेव स्पीड, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आशीष सुन पा रहे हैं मुझे? आप कट हो गए थे। यस सर। फिर से बोलूं आशीष? नहीं सर, हो गया। पिछला क्लास, मतलब कल हम क्लास लेने के पूरा मूड में थे, पर कल मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, शायद तुम में से किसी ने फोन भी किया होगा, मेरे फोन उन सब स्विच ऑफ कर दिया था, ठीक है। कल वो 11th वाले का भी क्लास नहीं हुआ, 10th का भी क्लास कल कैंसिल कर दिया, मतलब एक अजीब टाइप से लग रहा था, पढ़ाते पढ़ाते ना पगला जाना ऐसा टाइप से लग रहा था, तो कल मैं पूरा सो गया था। कौन हुआ क्या हुआ दुनिया कहाँ कुछ नहीं पता। आज सुबह 10:30 बजे मैं जागा, पूरा एकदम दिमाग फ्रेश करके रीसेट मारा, समझे चूक, तो इसलिए कल का क्लास नहीं हुआ। और अभी 10th का बैच मैंने आज खत्म कर दिया, अब हमारे पास टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे कोई एक लास्ट चैप्टर उठा लूंगा और उसका रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दूंगा सीरियल वाइज, ठीक है। और उसको जैसे भी तुमको टाइम मिले, जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम ना हो, मेरे पास हो,
तो उसको तुम एक चैप्टर के लिए बस ऐसा करूंगा, एक चैप्टर वैसे करके रिकॉर्डिंग में निकाल दूंगा, हो जाएगा ना इच्छुक? इच्छुक महोदय बोलिए। हाँ शाम को सर। फ्री होते हैं 5 बजे से 6:30 बजे फ्री होते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में सब लोग। सर फ्राइडे को नहीं होता। मंडे वेडनेसडे होता है? हाँ सर। ठीक है। आशीष? यस सर। ठीक है, तब तो फिर ठीक है। तो हम करेंगे, इस दिन हमें लेना होगा क्लास, मैसेज कर देंगे और ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है। बाकी आप रिवीजन करते रहिए। तो अब सेकंड पॉइंट देखिए इसका, क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो ये भी एकदम आसान है, हमने क्या बोला ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मींस एमवी। तो जो पहले आता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, मींस V1, ठीक है। जो पहले आता है ऊपर, मतलब Vm ऊपर चला, उल्टा बोल दिया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम को तो हम एयर के बराबर ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? म्यू एम, सॉरी वी वी कैसे अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करते हैं ये लिख देते हैं उसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख लेते हैं, एयर मतलब वैक्यूम में मान के चलो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो बाद में है वो ऊपर और जो पहले वो नीचे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा लिखते थे ना, याद है या नहीं याद है? हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। या नॉर्मली हम म्यू लिखे, ये भी एक ही बात है, म्यू इज इक्वल टू म्यू एम बाय ए, ये मतलब वैक्यूम, ठीक है। या म्यू एम ए मतलब क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में। तो पहले हमने मीडियम बोला, बाद में एयर बोला, तो एयर पहले चला जाएगा, मीडियम बाद में, जैसे कि पहले ऊपर में देखो लिखे हो म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू V1 बाय V2, उलट गया है ना, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो ए है तो देखो ए ऊपर चला गया, एम है तो देखो एम नीचे चला गया, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, समझ में आया आशीष या नहीं? यस सर। अब वेलोसिटी वी ए क्या है अपना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, मैं बोल दे रहा हूँ स्पीड है, बार बार बाय वेलोसिटी गलती से बोल दे रहा हूँ, वी को हमेशा स्पीड मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, इस चैप्टर में। और वीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब वी, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? सी डिवाइडेड बाय वी। ये बात समझ में आ गया अच्छे से? कभी भी कोई पूछे ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि 1 में, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, बस ये बात याद रखना, ऐसे ही लिखा गया सब कुछ। यहाँ पे हमने पूछा म्यू, म्यू मतलब क्या? हमने बोल दिया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ऊपर में लिखा है मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब हमने पूछा है म्यू 2 1, तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके लिखना ज्यादा आसान होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, सॉरी वैक्यूम पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम को हमने ए माना, तो हमने बोल दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उल्टा करके, ठीक है आशीष जी? अच्छे से मैं बता पाए इस बात को या नहीं? यस सर। अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ द प्रिज्म लेंस एंड द मिरर व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट, जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है प्रिज्म पे तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब उसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो देख लीजिए इसको आप अपने तरीके से सोचिएगा। जब लेंस पे पड़ेगा तो कैसे होगा, ठीक है, और जब प्लेन वेव फ्रंट आता है इस पे क्या बोलते हैं मिरर पे, तो कैसा होगा? बीच वाला लेंस है, राइट साइड वाला मिरर है, लेफ्ट साइड वाला प्रिज्म है, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सोर्स वाला नहीं, पॉइंट सोर्स वाला नहीं, लंबा वाला मरकरी टाइप का नहीं बताया था एक लीनियर वाला, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट प्रिज्म पे आएगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा, लेंस पे आएगा तो देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसका कैसा बना, मतलब चला गया एकदम एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, और जब मिरर पे आएगा तो फिर देखिए
समझ में आ गया ये डायग्राम या नहीं आया? हाँ बोल दीजिए। अब अगला टॉपिक अपना चेंज हो जाता है। आज जो इतना पढ़े उससे रिलेटेड इतना ही था। अब अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है, मतलब ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। हम अगले दिन इसको पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारे पास टोटल 57 स्लाइड्स है और आज हमने 15 स्लाइड कर लिया। 14 28 14 43 14 चौका 56। इस हिसाब से देखा जाए तो 4 क्लास, लेकिन 4 नहीं जाने देंगे, 3 क्लास में इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है आशीष? अगले दिन थोड़ा और स्पीड हो जाएंगे क्योंकि आज तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे थोड़ा स्लो होते हैं, अगले दिन हम अपना दिमाग तेज हो जाता है। सही है इच्छुक आशीष? यस हाँ सर। सर। हाँ, अब आपके लिए कुछ काम हम दे रहे हैं। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.1 ये आप सोल्व कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल है, सोल्व किया हुआ है। सोल्व क्या, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के और उसको समझ के लिखना है, 2-2 लाइन का आंसर है। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा कि इस प्रकार से लास्ट लाइन में लिख देता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, मोनो लास्ट है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5 और ऊपर में लिखा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 600 nm। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 600 nm है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, बता ही देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, nm है। ठीक है, और ये इंसिडेंट होता है एयर, इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास, ग्लास सरफेस पे आता है। इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ये बताइए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो न्यू यहाँ से हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा देखिए आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो 600 इंटू 10⁻⁹ ये मीटर में आ गया। लैम्डा लैम्डा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। सी तो आपको पता है 3 इंटू 10⁸ तो यहाँ से आ जाएगा। और फिर वी ग्लास, ठीक है, ग्लास का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय म्यू। तो सी आपको पता है और म्यू आपने कैलकुलेट किया, यहाँ से काम हो जाएगा। कर लेंगे ये क्वेश्चन, और भी जो चीज बोला है आप आराम से निकाल लेंगे। जो फॉर्मूला ऊपर में हमने पढ़ाया उसी में बेस्ट है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।